everyone, welcome back to our YouTube channel, and that is Bindas Educator. Okay, so in this chapter we are going to start the fluid. Okay, in previous lectures or in this lecture series we have read about the solids like stress, strain, and then their stress and strain, and then energy stored in a wire, then extension of the wire, then Hooke's law, then modulus of elasticity, and then your after modulus of elasticity, we studied the stress strain curve, and we studied all points about the stress strain curve. Now, in this lecture, we are going to start fluid mechanics, and the first topic of the fluid mechanics is our surface tension. Okay, so this is going to be the first topic in the fluid mechanics, that is our surface tension. Okay. So in fluid mechanics, basically we will be studying surface tension, hydrostatics, then viscosity, hydrodynamics, and at last, then these things will be over. Okay. So for this surface tension, this topic is also very important. So frequently questions are being asked from this topic. Okay. So this is also one of the important topics. So I'm putting it 5-star. So now, you need to understand. So the first question which arises and we need to understand about it, that is, what is surface tension? Okay, so the first question is, what is surface tension? What is surface tension? Okay, so basically, if you will try to take out its meaning from its name, so basically you will find that surface tension might be a kind of tension or force which is arising on the surface. Okay, basically with the name you can make it out. Okay, तो आपको नाम से इतना तो पता चल रहा है कि सरफेस पे कोई टेंशन होगा तो उसको हमने बोल दिया सरफेस टेंशन. ठीक है, तो बच्चे एक्चुअली में होता क्या है, अगर इसकी प्रॉपरली इसको समझा जाए तो बच्चे देखो क्या होता है कि जो भी हमारा कोई फ्री सरफेस होता है, देखो पहली बात कि फ्लूइड्स होते कौन कौन है. ठीक है, आपको पता है कि फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे सॉलिड्स होते हैं. क्या सॉलिड्स फ्लूइड होते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप देखो कि सॉलिड्स भी कई बार फ्लूइड्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कहीं मान लो कोई कुछ यहाँ पर कोई सॉलिड है, कोई लगा हुआ है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि ग्लास. ठीक है, सपोज दिस इज अ ग्लास. तो आपने देखा होगा कि कई बार जो ओल्ड बिल्डिंग्स जो होती हैं, ठीक है, कई बार जो ओल्ड बिल्डिंग्स जो होती है, तो उन बिल्डिंग्स में आपने क्या देखा होगा, उन बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि जो विंडो का जो ग्लास होता है बच्चे, ऊपर से थिन होता है और नीचे से थिक हो जाता है. क्यों नीचे से क्यों थिक होता है? क्योंकि बच्चे होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ग्लास है दिखने में तो कैसा है, ये सॉलिड, लेकिन ये धीरे धीरे फ्लो करके नीचे आता रहता है, तो ऊपर से इसकी थिकनेस कम हो जाती है, नीचे से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है. इसलिए ग्लास को हम क्या बोलते हैं, इसलिए ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं. Okay, this is also called as super cooled liquid. ठीक है, super cooled liquid. Okay, so fluids basically वो होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है फ्लो होने की. तो जनरली देखो हो तो सॉलिड भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम फ्लूइड्स का नाम देते हैं कौन कौन होंगे बच्चे, वो हमारे होते हैं लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि दोनों ही फ्लो करते हैं. लिक्विड एंड गैसेस, बोथ ऑफ देम फ्लो. सो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लूइड कौन होते हैं, तो आपने आंसर देना है कि लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड आपको नाम नहीं देना है. सॉलिड्स में एक एक्सेप्शन है, ग्लास, जिसको मैंने बताया आपको, उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर कूल्ड लिक्विड. ठीक है, इसके नाम में भी हमें लिक्विड लगाना पड़ा. ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं हमारे फ्लूइड. फ्लूइड्स आर दी फ्लूइड्स इज अ काइंड ऑफ अ मैटर व्हिच कैन फ्लो. ओके, जो फ्लो करते हैं उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं. ठीक है, चलिए अब बच्चे इन फ्लूइड्स के अंदर जो ये लिक्विड होते हैं, ठीक है, अब जो ये लिक्विड है, इन लिक्विड्स के अंदर एक स्पेशल काइंड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन. ओके, सो लिक्विड के अंदर ही सरफेस टेंशन देखने को मिलता है. अब सरफेस टेंशन हुआ क्या? सो बेसिकली अगर सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करें, तो सरफेस टेंशन को देखो कैसे डिफाइन करेंगे. सरफेस टेंशन क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस. यानी कि ये फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है. लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उसकी प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच it tries to
minimize its surface area। ठीक है, अब देखो बच्चे, कोई भी जो लिक्विड होता है उसका जो सरफेस होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखो मैं यहाँ पर एक बना दूं, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर जो है, मान लेते कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक ग्लास है, ठीक है, मान लेते कि हमारे पास एक ग्लास है। इस ग्लास में बच्चे हमने क्या किया, इस ग्लास में हमने वाटर को फिल कर दिया। मान लीजिए इसमें हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ये वाटर हुआ। अब यहाँ पर ये जो सरफेस है लिक्विड का फ्री सरफेस, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, लिक्विड का फ्री सरफेस, ठीक है। इस फ्री सरफेस पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल मान लेते हैं जो है यहाँ पर, इन सब की आपस में क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जो सरफेस एरिया है लिक्विड का, जो ये सरफेस एरिया है ऊपर वाले पार्ट का, ठीक है, इस सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, ठीक है, इस सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, मिनिमाइज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो होती है, इस ये जो प्रॉपर्टी है कि दे आर विलिंग टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे सरफेस एरिया कम करने से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, उनकी जो एनर्जी है एनर्जी कम हो जाएगी। और आपको पता है कि इस नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ में एक वेल सेटल्ड करियर चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे करियर में एक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो नेचर में हर किसी चीज की टेंडेंसी होती है एक स्टेबिलिटी लेके आने की अपने अंदर, और सेम चीज जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो भी ट्राई करता है, और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं कभी भी रेन ड्रॉप जो होती है, ठीक है, बनाने को तो बच्चे हम कैसी बनाते हैं, रेन ड्रॉप ऐसे बनाते हो, है ना, लेकिन रेन ड्रॉप बच्चे एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, रेन ड्रॉप एक्चुअल में ऐसी होती है, राउंड होती है, छोटी छोटी, अगर ध्यान से देखा हो आपने, ठीक है। और कई बार जब ऊपर से गिर रही होती है तो विस्कोसिटी की वजह से थोड़ा बहुत इनकी शेप में डिफॉर्मेशन हो जाता है, ऐसी भी दिखती है, लेकिन जनरली राउंड होती है, ड्रॉप्स जनरली राउंड होती है। राउंड क्यों होती है, क्योंकि बच्चे जो सर्कल है, ठीक है, मान लो कि वॉल्यूम वी है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम का, अगर हमारे पास मान लो, अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम की चार पांच चीजें हैं, मान लो एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, और हमारे पास और भी स्क्वायर है, ठीक है, सबकी वॉल्यूम सेम है। अगर बच्चे हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं और सबकी वॉल्यूम सेम है, तो हमेशा ये पता चला कि इस सेम वॉल्यूम में ये स्फीयर एक ऐसी चीज होती है जिसका एरिया जो है मिनिमम है, ठीक है, एरिया जो है इसका स्फीयर का वो मिनिमम है, ठीक है। तो इसीलिए जब स्फीयर का एरिया मिनिमम हो गया, ठीक है, सेम वॉल्यूम को रखते हुए, जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी वो सरफेस एरिया को कम करके मिलेगी, और वो मिनिमम सरफेस एरिया किस में पॉसिबल है बच्चे, स्फीयर में पॉसिबल है। इसीलिए रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फीयर की होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए जो रेन ड्रॉप्स होती है हमारी, या वाटर ड्रॉप्स होते हैं बच्चे, वो हमारा हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा स्फेरिकल शेप के होते हैं जनरली, ठीक है। चलो, तो ये तो वो बच्चे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से क्या क्या होता है। अब बच्चे पढ़ लेते हैं कि सरफेस टेंशन का कोज क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कोज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चे सरफेस टेंशन के कोज की, ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कोज के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं कोज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का जो कोज है, यानी कि उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन आ क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है लिक्विड के अंदर कि ये सरफेस टेंशन का जो फिनोमिना है बच्चे ये आ रहा है।
ठीक है, तो समझिए आप यहाँ पर बच्चे, देखो होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये जो है यहाँ पर ये मोलिक्यूल्स है, ठीक है, किसी भी लिक्विड के मोलिक्यूल्स है, ठीक है, ये किसी भी लिक्विड के मोलिक्यूल्स है। होता क्या है कि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सॉलिड्स में बात की थी, मान लो ये स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो है इधर हम इस एक एक मोलिक्यूल को हमने सेंटर पे लिया, इस वाले को, ठीक है, अब ये स्प्रिंग से जुड़ा है। अब अगर हम इसको इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं, इफ वी विल डिस्प्लेस इट, इफ वी विल डिस्प्लेस इट इवन स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो क्या करेगा, ये इधर जाएगा, लेकिन देखो ये किससे बाउंडेड है, स्प्रिंग से, तो ये वापस आएगा, ठीक है, यानी कि इसको हम अगर कंप्रेस करेंगे तो भी ये वापस आएगा, और इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो भी ये वापस आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इन मोलिक्यूल सेम वाटर, अगर मान लो यहाँ पर हमने वाटर लिया, ओके, तो यहाँ पर ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, और ये भी H2O का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर के सेम, देखो ये सारे 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 के सारे पार्टिकल सेम, सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि वाटर के हैं, लिक्विड के हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आता है, हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखो ये बच्चे जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of same substance, molecules of same substance, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सेम सारे के सारे H2O है, ये सेंटर में जो है ये भी H2O, और इसको जिन्होंने सराउंड कर रखा है वो भी सारे H2O है, ओके, सो दीज आर द पार्टिकल ऑफ द सेम, यू कैन से सेम सब्सटेंस, दैट इज ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ वाटर, okay, or they, we can say that these are all water molecules. So if the force of attraction exists between the molecule of same substance, then that force of attraction is called as, that force of attraction is called as cohesive force, okay, this is called as cohesive force, ठीक है बच्चे, उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, उसको हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इट इज, if we say that force of attraction between molecules of, but different molecules of different substance, अगर अलग अलग सब्सटेंस के बीच में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, उसको हम नाम देते हैं अडेसिव फोर्स, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट एज अडेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये बात हुई बच्चे हमारे यहाँ पर एडेसिव और कोहेसिव फोर्स की। और सरफेस टेंशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपसे पूछा जाए तो सरफेस टेंशन के लिए कोहेसिव फोर्स जिम्मेदार है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है। चलिए अब होता क्या है बच्चे कि अगर हम वाटर पर किसी भी सरफेस की बात करते हैं, तो अगर आप ये बोले कि सर, आपने अभी अभी बोला कि हमारे पास अगर ये जो ग्लास ऑफ वाटर था, लास्ट टाइम में हमने लिया, ठीक है, ये जो वाटर का ग्लास था, इसमें इसका जो वाटर के ग्लास में जो लिक्विड का सरफेस था, ठीक है, लिक्विड का सरफेस हमने बनाया था बच्चे, एक लिक्विड का सरफेस हमने लिया था, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये लिक्विड का सरफेस होगा, ठीक है। अब इस लिक्विड का सरफेस, अब बच्चे कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये प्लेन कैसे, ठीक है, आपने देखा होगा लिक्विड का सरफेस तो बिल्कुल प्लेन होता है, अगर आपने ग्लास में पानी रख दिया तो उसका जो लिक्विड का जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये प्लेन कैसे हुआ, ये क्यों राउंड नहीं बना, इसकी शेप की डिफॉर्मेशन क्यों नहीं हुई। तो बच्चे हमेशा समझो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर मैं मान लू कि हमारे पास जो है, मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एक लाइन है, इस लाइन के अलावा अगर देखो हम यहाँ पर फोर्सेस देखें तो देखो हो क्या रहा होगा,
इस लाइन पर उधर वाला देखो, जो इधर वाला मॉलिक्यूल है उसको इधर खींचेगा, उधर से उधर वाले मॉलिक्यूल उधर खींच रहे होंगे इस लाइन पर जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स इनको इधर खींच रहे होंगे। तो आप देखो कि दोनों साइड के जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर फोर्सेस नलीफाई हो गए तो यानी कि इसका कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। एज सच वाटर के ग्लास के सरफेस पर सरफेस टेंशन का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस टेंशन वहां पर नहीं है, सरफेस टेंशन वहां पर प्रेजेंट है, सरफेस टेंशन इज देयर, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हमें वहां पर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो दोनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका इफेक्ट जो है वहां पर नलीफाई हो गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप। चलिए अब बच्चे इस सरफेस टेंशन को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि हमारे पास वापस से हम वही ग्लास लेते हैं बच्चे। मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्लास है, इस वक्त इस बार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्लास है, ये बच्चे मान लेते हैं कि इसका बॉटम सॉरी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चे कि इसका जो है, इसका सरफेस जो है ये वाटर का सरफेस है और लिक्विड का सरफेस है, और यहाँ पर इस ग्लास में जो है ये पूरा का पूरा लिक्विड से फिल्ड है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लिक्विड से फिल्ड है। अब बच्चे हुआ क्या, वापस से हम वही एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया। अब इस लाइन पे अगर हम देखें कि यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है बच्चे, तो वो फोर्सेस देखो कैसे होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चे वो कुछ ऐसे लग रहे हैं, इधर पर फोर्स लगा, इधर पर भी फोर्स लगा, इधर पर भी फोर्स लगा, इधर पर लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, और इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चे, तो हम ये सरफेस के प्लेन पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, लिक्विड के सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे सरफेस टेंशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है बच्चे, टेंशन से पता चल रहा है आपको ये टेंशन है। ठीक है, तो यानी कि सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं बच्चे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चे, वो होता है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, या फिर ये बोले कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलिए, अब देखो अगर ये सरफेस टेंशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, अगर बच्चे इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो आपको एक बात तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर इसकी जो यूनिट होने वाली है वो यूनिट देखो किस पे डिपेंड करेगी, यूनिट डिपेंड करेगी फोर्स पे और लेंथ पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला कैसा आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और फोर्स आपको पता है कि फोर्स क्या होता है बच्चे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर, और इसको एक और चीज बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स की एक और यूनिट होती है। ठीक है, फोर्स की एक और यूनिट होती है जूल पर मीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी जो होती है, ठीक है, वर्क डन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ से देखो न्यूटन की क्या यूनिट आ गई, यानी कि फोर्स की एक और यूनिट आ गई जूल पर मीटर। तो यहाँ पर अगर न्यूटन को हम जूल पर मीटर से रिप्लेस कर दे तो एक और यूनिट हमारी कौन सी मिल जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी बच्चे इसकी यूनिट। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है सरफेस टेंशन के बारे में कि बच्चे ये जो है एक सरफेस टेंशन जो होती है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन यहाँ पर इसके पास नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्शन इसके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो बच्चे देखो, अगर मान लो कि क्वेश्चन देखो इस पे कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे बच्चे, हमें टेंशन दिया होगा, फोर्स पूछेगा, या फिर फोर्स दिया होगा, हमसे टेंशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूटन पर मीटर है बच्चे, ये तो हुई इसकी कौन सी यूनिट, ये हुई इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट हो गई। अब हम क्या बात करते हैं बच्चे, इसकी सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट जो होगी बच्चे, वो हमारी होती है, फोर्स को सीजीएस यूनिट में, फोर्स की जो यूनिट है बच्चे वो क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है बच्चे डाई। ठीक है, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। ठीक है, और सिमिलरली जैसे फोर्स अपॉन लेंथ को हमने लिखा था यहाँ पर क्या, एनर्जी अपॉन लेंथ स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, सीजीएस में जो वर्क होता है या फिर एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, अर्थ डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाती है बच्चे इसकी सीजीएस यूनिट। तो यूनिट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे सरफेस टेंशन की, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजीएस यूनिट, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा अपने 11th के स्टार्टिंग चैप्टर्स में कि डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूले से डायमेंशन निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आई थिंक कि वो तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो लिक्विड का सरफेस होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा। सरफेस में वेरिएशंस भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर सरफेस में वेरिएशंस आए तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। बच्चे कई बार क्या होगा कि हमारा जो सरफेस होता है, मान लेते हैं कि ये हमारी कोई ग्लास ट्यूब है। ठीक है, एक ट्यूब यहाँ पर ये मान लेते हैं, एक ट्यूब यहाँ पर हमारी ये है। ओके, और एक ट्यूब मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो बच्चे देखो, तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। या तो हमारे लिक्विड का जो सरफेस हो, हमारे लिक्विड का जो सरफेस हो या तो वो कुछ ऐसा हो। ठीक है, या फिर हमारे लिक्विड का जो सरफेस है कुछ ऐसा हो। बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में। या फिर हो सकता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हमने नॉर्मली पढ़ा कि आपने किसी कांच के ग्लास में वाटर को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन लगेगी बच्चे, वो हमेशा कहाँ लगेगी, अलोंग द सरफेस। ठीक है, सरफेस टेंशन लग रही है। अब बच्चे अगर यहाँ पर हम बात करें, देखो इस पॉइंट पर सरफेस टेंशन क्या लगेगी, हमेशा याद रखना, सरफेस टेंशन हमेशा अलोंग द सरफेस लगती है। कैसे लगती है, अलोंग द सरफेस। तो अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो अलोंग द सरफेस मतलब कि टेंजेंशियली ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट पर बात करते हैं तो इस पॉइंट पर कैसे लगेगी बच्चे, इस पॉइंट पर लगेगी ऐसे टेंजेंशियली और ऐसे। ठीक है, हमेशा। अगर हम यहाँ पर इस वाले में बात करते हैं बच्चे, इस पॉइंट पर तो कैसे लगेगी, ऐसे टेंजेंशियली ऐसे। इस पॉइंट पर बात करेंगे तो कैसे लगेगी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, हमेशा टेंजेंशियली लगेगी, यानी कि अलोंग द सरफेस ही उसको लगना है, हमेशा टेंजेंशियली ही उसको लगना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं बच्चे अपनी डायरेक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने कंसेप्ट पढ़ा बच्चे सरफेस टेंशन का। ठीक है, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा कि सरफेस टेंशन कैसे और कैसे काम करने वाली है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर चलिए रहने देते हैं, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर जो है थोड़ा सा 5 या 10 मिनट का होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई डिस्क है या कोई रिंग है, ठीक है, या फिर कोई स्क्वायर शीट प्लेट है या पेपर है, अगर उनको हम लिक्विड पे रखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे फ्लोट करते हैं। तो बेसिकली बच्चे जो ये फ्लोटिंग होती है, आपने देखा होगा कि घास का एक छोटा सा तिनका, ठीक है, वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने चींटी को पानी पे डाल दिया तो चींटी इतनी हल्की होती है कि वो पानी पे फ्लोट करती है। लेकिन वहीं अगर हमारे जैसे इंसान, भारी भरकम इंसान, 70 kgs 80 kgs, अगर वो पानी में गिर जाए तो वो डूब जाते हैं। ठीक है, तो वो तो डूब गए, चलो छोड़ो, लेकिन जो चीजें फ्लोट कर रही है बच्चे, वो फ्लोट क्यों कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह भी क्या है, उसको किस फिनोमिना से हम डिफाइन करते हैं बच्चे, उसको भी डिफाइन किया जाता है सरफेस टेंशन से। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सरफेस टेंशन की वजह से चीजें कैसे फ्लोट करती है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से चीजें कैसे फ्लोट करती है, यानी कि सरफेस टेंशन फ्लोटिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो हम देखने वाले हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।